नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का प्रथम अध्याय व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पहला अध्याय व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हमारा पहला टॉपिक पहली वीडियो के माध्यम से पहुंच गया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक आता है समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी आर्थिक विश्लेषण की शाखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम दो स्तर पे कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक सूक्ष्म यानी ये और एक व्यापक। ठीक है, तो हमारा सूक्ष्म मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो सूक्ष्म अध्ययन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता था, ऐसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से समझा। अब हम समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो अपन पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात आप समझ रहे होंगे, यद्यपि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्राचीन काल में ही अर्थव्यवस्था तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के हेतु किया गया। आप समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों तथा औसतों का अध्ययन, जैसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उपभोग। अब आप समझ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि संपूर्ण अभी अपन क्या कर रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति का यानी व्यक्ति विशेष का ये अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के छोटे छोटे भागों का अध्ययन हम कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से अपने छोटे छोटे काम होते हैं, ये मिलते हैं, इसी प्रकार मैंने एक बड़ा बॉक्स बना लिया, हम सबको रख लिया, यानी ये संपूर्ण हो गया, पूरा इसके अंदर से घेरा बन गया, ये संपूर्ण हो गया। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण रोजगार यानी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण रोजगार, कुल विनियोग, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अगर हम अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि समष्टि अर्थात आप समझ रहे हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार कितना है, अर्थव्यवस्था है, इस सब के बारे में जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बड़ा व्यापक विश्लेषण, इसका होता है ये है व्यापक रूप, वो था सूक्ष्म रूप और ये है व्यापक रूप। अब एक कहते हैं क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक व्यक्ति की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इसके माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण रोजगार का अध्ययन कर रहे हैं, कुल रोजगार, कुल आय का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं संपूर्ण रोजगार के माध्यम से अपना अध्ययन कर रहे हैं। अब हमने समझ लिया पिछले चैप्टर के और इस चैप्टर के माध्यम, पिछले एक टॉपिक और इस टॉपिक के माध्यम से हमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। क्या विशेषता है पहली? व्यापक दृष्टिकोण। तो व्यापक दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इससे संबंधित बड़े योगों तथा औसतों का अध्ययन किया जाता है। अब क्या होता है व्यापक दृष्टिकोण? व्यापक दृष्टिकोण क्यों होता है? क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, मतलब संपूर्ण, आप समझते हैं संपूर्ण में आपको एक मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि आपको एक विषय पढ़ते हैं तो क्या आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि आप एक विषय पढ़ रहे हैं। लेकिन आप समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, जैसे आप कहीं संपूर्ण विषय, मतलब विद्यालय में आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपको संपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के तरह आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण वस्तु स्थिति को जानने। अगला है व्यापक विश्लेषण। अब आप समझ सकते हैं, अब व्यापक विश्लेषण क्यों है? क्योंकि हम संपूर्ण चीज का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, इसलिए व्यक्तिगत विश्लेषण न होकर एक संपूर्ण विश्लेषण होता है। संपूर्ण विश्लेषण क्या होता है? क्योंकि रोजगार, कुल आय, इन सब के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं, पूरे जगह का संपूर्ण अध्ययन हम एक साथ करते हैं, इसलिए इसमें व्यापक विश्लेषण होता है। क्योंकि हम सभी जगह का एक साथ करेंगे तो व्यापक होगा, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे भागों का छोटा छोटा अध्ययन करेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था, संपूर्ण चीज, संपूर्ण इस पूरे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसमें समय व्यापक होगा, क्योंकि बड़ा हो गया एक साथ, और अभी इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो छोटा छोटा सा हो जाएगा। यानी सूक्ष्म विश्लेषण यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, लेकिन इसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अगला है आय व रोजगार का सिद्धांत।
समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय तथा कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए आय रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अब क्या आय और रोजगार का सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से हम संपूर्ण राष्ट्र की आय मतलब संपूर्ण राष्ट्र में कितनी आय होती है, किस माध्यम से होती है, किन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होती है, इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण वस्तु, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण आय का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से हम आय की अध्ययन करते हैं एवं कुल रोजगार का अध्ययन करते हैं। कितना रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार है, कौन से बेरोजगार है, इन सब का अध्ययन भी हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण इकाई अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार अपन रोजगार का सिद्धांत, इसलिए इन दोनों में आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? आय व रोजगार का सिद्धांत। क्योंकि इसमें संपूर्ण आय और संपूर्ण रोजगार यानी कुल रोजगार के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है परस्पर निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह व औषधों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे से इतने संबद्ध हैं कि एक समूह तथा औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह पर पड़ता है। अब परस्पर निर्भर होते हैं, एक समूह दूसरे समूह पर निर्भर है क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध बना रहता है। जैसे कि अपन लेंगे कुल रोजगार या कुल आय, पूरी आय ले ली प्लस रोजगार ले लिया। अब ये एक दूसरे पर डिपेंड हैं क्योंकि हम यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। हम यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार आपस में परस्पर निर्भरता बनी रहती है। इस प्रकार अभी हमने समष्टि अर्थशास्त्र की अर्थ और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ी। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व समझेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुकी है और इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही एक साथ अध्ययन करके जटिल अर्थव्यवस्था को सही जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब क्या है कि जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, समष्टि अर्थशास्त्र क्यों जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है? क्योंकि हम संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें संपूर्ण जानकारी एक साथ मिल रही है। इसलिए हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो जटिलताएं हैं उनके संचालन में समझने में जो हमें सहयोग मिलता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। अगला है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण एक व्यक्ति विशेष के ध्यान में रखकर नहीं किया था बल्कि संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखकर किया था। बोल्डिंग के अनुसार आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब क्या बताया उन्होंने? आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। अब आर्थिक नीतियां आपको आर्थिक नीतियां बनानी है तो आपको इसमें सुविधा इसलिए रहेगी क्योंकि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण रोजगार का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम आर्थिक नीतियां बनाने में सहयोग करती हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण समाज यानी संपूर्ण समाज से मिलकर देश। इसी प्रकार हम आर्थिक नीतियों का भी निर्माण कर सकते हैं क्योंकि हम संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन, संपूर्ण समाज का अध्ययन, संपूर्ण समाज को दृष्टि में रखते हुए, संपूर्ण विश्व को दृष्टि में रखते हुए हम इस प्रकार की नीतियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम आर्थिक नीतियों का निर्माण भी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या करना नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण का विचार करना है। अब क्या है अर्थशास्त्र का उद्देश्य? क्या होता है? अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इससे किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन ना करके संपूर्ण समाज का अध्ययन, संपूर्ण वर्ग का अध्ययन, संपूर्ण देश का अध्ययन किया जाए, जिससे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें का सही चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो सकेगा और सही चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होगा उसी प्रकार हम अर्थव्यवस्था के अध्ययन के रूप चलते हैं। अगला है अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करते समय अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। उपयोगिता ह्रास का नियम तभी संभव है जब इसकी पुष्टि व्यक्तियों के समूह से व्यवहार। अब क्या है कि अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक, अब इसके माध्यम से हमें समझ में आया व्यष्टि ये शब्द है अपन समष्टि में क्यों सहायक है? इसलिए सहायक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अब अपन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप होता है। प्रत्येक व्यक्ति का भी अध्ययन अगर संपूर्ण अवस्था करेंगे तो कैसे करेंगे? सभी व्यक्तियों के पास जाना पड़ेगा, सभी की आय हमारे पास आएगी, तो उसके विकास में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद समष्टि अर्थशास्त्र
टॉपिक पढ़ा, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, महत्व और समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में समझा। अब हम उसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, क्या क्या दोष होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। यह आवश्यक नहीं होता कि व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात सत्य हो वह संपूर्ण समाज के लिए भी सत्य हो। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा निकालता है तो कोई खतरा नहीं, परंतु सभी साझेदार एक साथ या सभी खातेदार एक साथ अपनी जमा निकालने लगे तो बैंक की व्यवसाय ठप हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में सहायक। अब क्या होता है कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो हमारा संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन हम कर पाएंगे। अगर हम व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, अब उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एक बैंक से अगर एक व्यक्ति एक खाताधारक, मतलब खाता धारक है, कोई एक व्यक्ति अपने बैंक से जमा निकालता है यानी पैसे निकालता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1, 2, 5, 10 लोग तो निकालते रहते हैं। अगर उसके संपूर्ण खातेदार उस बैंक से पैसा निकाल लें तो उसका व्यवसाय ठप हो जाएगा और बैंक का व्यवसाय बंद हो जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकालने में कहा। ठीक है, अगला है समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वह नीतियां जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती हैं वह कभी कभी भ्रामक परिणाम दे सकती हैं। उदाहरणार्थ, मान लिया कि वर्ष 1990 तथा 91 में उत्पादन का स्तर समान है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, परंतु 1990 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा। अब क्या है कि समूह की बनावटों पर ध्यान दिया जाता है, तो किस प्रकार उसकी बनावट करना है। अब उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि वर्ष 1990 और 1991 में उत्पादन किया गया, लेकिन औद्योगिक उत्पादन 1990 में ज़्यादा कर लिया गया और कृषि उत्पादन 1990 में कम कर लिया गया। इसलिए हमें समूह की बनावट पर भी ध्यान देना है कि संपूर्ण कार्य क्षेत्र में एक साथ संपूर्ण कार्य किया जाए और समान रूप से किया जाए, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था को समझने में, उसके निर्माण करने में सहायक होगा। अब विजातीय समूह की समस्या। समष्टि विश्लेषण में आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाई ही हो। यदि समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई जिनका पारस्परिक संबंध ही नहीं है तो ऐसे निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। जरूरी थोड़ी है सजातीय इकाइयों से ही उसका अध्ययन किया जा रहा हो या सजातीय इकाइयों के माध्यम से इसका कार्य किया जा रहा हो सकता है कि विजातीय समूह के माध्यम से भी किया जा रहा हो। अगर विजातीय समूह के माध्यम से किया जा रहा है तो समष्टि अर्थशास्त्र की व्याख्या सही रूप से नहीं कर सकते, इसलिए विजातीय समूह की समस्या आती है। अगला है, एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुछ लोगों की आय बहुत बढ़ जाती है जबकि अन्य की थोड़ी सी बढ़ती या नहीं बढ़ती। इतना ही नहीं, आय का वितरण असमान होने की स्थिति में संभवतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद भी व्यक्ति गरीब अधिक और गरीब हो जाए। अब क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या होता है, जैसे कहीं कहीं हम कोई अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के माध्यम से करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है या काम करता है तो कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमा लेता है और कोई व्यक्ति कम पैसे कमा पाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अधिक अमीर हो जाता है, कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है और आय का वितरण असमान हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है 40,000 रुपये, कोई व्यक्ति 40,000 रुपये कमाता है और उसके विपरीत कोई व्यक्ति कितने रुपये कमाता है, 4,000 रुपये। कितने, 4,000 रुपये। तो ये आय का असमान वितरण है, क्योंकि कोई व्यक्ति यानी ये व्यक्ति 40,000 कमा रहा है, मतलब ये 40,000 ही उसका मात्र 10% कमा रहा है, कितना, 10%। तो आय का असमान वितरण भी होता है। तो हम ऐसे कैसे अध्ययन कर सकते हैं, हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन तो हमने कर लिया। हमने अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया तो कैसे कर लिया, जैसे मान लो मैं भी 30,000 रुपये कमाता हूँ, ऐसे मान लो जनसंख्या है 3,25,000 उदाहरण के तौर पर, तो हमने इसका गुणा करके संपूर्ण आय निकाल ली। तो ऐसा हो जाएगा क्या, सब प्रत्येक व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है क्या, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति 20,000 रुपये नहीं कमाता। कोई व्यक्ति 30,000 भी कमाता है तो कोई व्यक्ति 10,000 भी कमाता है और कोई व्यक्ति 5,000 रुपये भी कमाता है। इसलिए हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से प्रभावित करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में। अभी हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर
होता है। इसको हमने छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से लिखा है, इस प्रकार से आपको याद करने में भी सहायक होंगे, क्योंकि एक आपकी ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं तो छोटे छोटे भागों का अध्ययन। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है, आपने पढ़ा है कि सूक्ष्म मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण भाग का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में समग्र के अंश समझ रहे हैं आप, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंश का अध्ययन मात्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है, और इसमें आय व रोजगार के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि इसमें कीमत सिद्धांत को सर्वोपरि माना गया है, इसमें आय व रोजगार को सर्वोपरि माना गया है। ये क्या है, योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब ये है बोला, इसके अंदर ये छोटे छोटे इसके भाग कर दिया हमने, इसको तना काट दिया, ये सब कर दिया, ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और फिर इन्हीं सबको मैंने जोड़ के इतना सारा ये बना दिया, वो सब मिटा दिया मैंने, छोटा छोटा ये सब कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, योगों को जोड़ने की क्रिया हो गई है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने जोड़ा था, या छोटे छोटे भाग हैं उन सबको जोड़कर उनका अध्ययन करना। अगला है आय व रोजगार का वितरण परिवर्तनशील। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आय और रोजगार का वितरण होता है वह परिवर्तनशील होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय और रोजगार का वितरण स्थिर होता है। आज हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ा। इस अध्याय को आप नोट करिए, आप इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको अगर कोई समस्या आती है, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप विद्यालय खुल चुके हैं, विद्यालय में आकर क्लियर करिए। धन्यवाद।